आज हमारा चौथा सेट है। सॉरी थोड़ा लेट हो गया सेट लाने में, क्योंकि शेड्यूल बहुत बिजी रहता है और थोड़ा लेट हो गया है इसलिए, बट अब नहीं होगा लेट। आज से हमारा रेगुलर शुरू हो गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौश बायोस की भूमिका का वर्णन करता है। तो देखिए हमारा एक बायोस सिस्टम जो होता है वो लिखिएगा बाइट इनपुट आउटपुट। बाइट इनपुट आउटपुट की भूमिका का वर्णन करता है। ये हमारा फर्स्ट इसका आंसर होगा। दिस इज द यूज द। अच्छा एक मिनट पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि बायोस हमारा क्या करता है। तो कह रहा है कि दिस इज यूज इन क्रिएशन ऑफ डायनेमिक इंटरेक्शन वेब सर्वर एप्लीकेशन। दूसरा में कह रहा है कि दिस इज अ प्रोग्राम दैट execute from ROM when the program is turned on. This is used to present data graphically and correct. This is a discrete operating system for mobile हैंडल डिवाइस। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बायोस सिस्टम जो है जितने भी रोम में प्रोग्राम होते हैं उस सबको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि उसको रन करता है, स्टार्ट करता है, चलाता है, उसी को हम लोग एग्जीक्यूट बोलते हैं। बी आंसर होगा इसका। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पूरा आप डिस्कशन में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है हमारा कि बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक प्रारंभिक प्रणाली है जो कंप्यूटर को चालू करते समय जितने भी हमारे रोम के फाइल होते हैं वो सबको लोड होने वाला एक प्रोग्राम होता है। इसका मुख्य कार्य है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के सभी घटकों को प्रारंभित करना, परीक्षण देता है। मतलब याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये बहुत प्रीशियस क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन पर रिसर्च करके और तब इसको दिया जा रहा है। ऐसे आपको यूट्यूब वगैरह पर ये सब क्वेश्चन जल्दी मिलता नहीं है। ये दोनों लोग कर सकते हैं, जो ट्रेड है उनका वो भी, और जिनका अकाउंट जो जूनियर क्लर्क वाले लोग हैं वो भी कर सकते हैं, या वो ट्रेड वाले लोग भी कर सकते हैं। इसको आप में 15 नंबर है जो ट्रेड वाले लोगों के लिए है, और बाकी हमारा अकाउंट क्लर्क वाले लोगों के लिए 20 नंबर का है। एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन, डेटा एग्जैक्ट नहीं है। 2 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। आपने नाम सुना होगा, एक ऑटो कैड होता है। कैड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और ये क्या करता है तो डिजाइन को करता है। जैसे हमारा फ्लैक्स हो गया, हमारा 3D डिजाइन करने का काम करता है। तो इसमें हम लोग प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। प्लॉटर हमारा उसमें काम आता है। स्पीकर तो गाना सुनने में काम आता है, पेंटोग्राफ ग्राफिक्स में ही काम आते हैं, बट स्कैनर हमारा हो गया वो स्कैनिंग करने में काम आता है। तो हमारा कैड जो है, कैड जो हमारा 3D डिजाइन वगैरह करने के लिए काम आते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लॉटर एक यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन में उपयोग किए जाने वाले मशीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्यूमुलेटर इज अ ऑटोमेटेड कंपोनेंट। अक्यूमुलेटर हमारा क्या होता है इसके बारे में हमने इसमें अच्छे से चर्चा किया हुआ है। तो हमारा ये जो अक्यूमुलेटर होता है यह एक प्रकार का डिवाइस होता है। देखिए अब ये डिवाइस क्या करता है तो हमारे सीपीयू के अंदर में लगा हुआ रहता है, और इसी सीपीयू के अंदर में जितना भी कंट्रोल करने का काम करता है, यानी हमारा वोल्टेज कितना कंट्रोल करना है, कितना कितना उसमें करंट पास करना है, किसमें कितना रन होगा, किसमें कितना रन नहीं होगा, कौन कितना हीट होगा, हीट होने से कैसे सबको बचाना है, ये टोटल हमारा सीपीयू के अंदर में लगे अक्यूमुलेटर का काम होता है। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है अक्यूमुलेटर, तो सीपीयू का एक कंपोनेंट है। और हार्ड डिस्क तो स्टोरेज वाली होती है। रैम आप जानते हैं कि जितने, देखिए 2 चीज होता है, एक होता है रैम और एक होता है रोम। तो हमारा ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा का हो गया रीड ओनली मेमोरी सीपीयू का। तो ये हमारा अलग डिवाइस हो गया जो फाइल को रन कराने में काम आता है। और कैचे मेमोरी हमारे टेम्पररी चीजों को स्टोर करता है। तो मतलब आवर आंसर इज सीपीयू, और आप इसके बारे में पूरा डिस्कशन पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट वो हमारे अक्यूमुलेटर के बारे में कुछ टाइप दे रखे हैं, जिसमें हमारा चार्जिंग वैल्यू, गैस सिलेंडर, ये सब उसके
मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग आते हैं। अगर आप इसको नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला हो गया हमारा MF लॉप्स। MF लॉप्स के बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया हुआ है। आप जब देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश लाइन मिस्टेक है, यहाँ पर हमारा MF लॉप्स होगा, बट वही हिंदी लाइन वाले अच्छी से सही बनाया गया है। MF लॉप्स हमारा एक प्रकार का यूनिट है जो परफॉर्मेंस नापता है CPU का। अब जितना भी आप नॉर्मल कंप्यूटर देखते हैं उसमें तो MF फ्लॉप्स का उपयोग नहीं होता है, बट कंप्यूटर के बाहर जैसे हमारा सुपर कंप्यूटर हो गया, उसकी अगर मेजरमेंट करनी है, उसकी क्या परफॉर्मेंस चेक करनी है, कितना एक सेकंड में वो प्रोसेस कर सकता है, वो सारा अगर आपको चेक करना है तो वो हमारा फ्लॉप्स। अब और भी होते हैं, पहले फ्लॉप्स हमारा शुरुआत होता है, उसके बाद MF PF TF सारे आते हैं, बट आपको दिखाते हैं पहले हमारा दिस इज यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ CPU। और ये थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है क्वेश्चन, यहाँ पर स्पीड भी दे दिया है और परफॉर्मेंस भी दे दिया है, बट याद रखिएगा स्पीड हमारा दोनों का भी एक साथ नहीं पूछेगा, या तो पूछना होगा तो वो ए देगा या B देगा, बट दोनों एक साथ कभी नहीं दिया जाता है, ए ही देगा हमेशा हमेशा। यानी अगर आप पूछे कि भाई MF फ्लॉप्स क्या है, तो एक परफॉर्मेंस नापने की यूनिट है। अब आपको दिखाते हैं कि कब शुरुआत हुआ और कैसे शुरुआत हुआ, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में एक बार नजर रखते हैं। जैसे हमारा आइए, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, उसको हम लोग शॉर्ट में MF फ्लॉप्स भी बोलते हैं, मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब ये कैसे शुरुआत हुआ आइए दिखाते हैं आपको। एक्चुअली हमारी एक सुपर कंप्यूटर मशीन होती है, आपने सुना होगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर का वो सबसे ज्यादा यानी हाईली क्वालिफाई कंप्यूटर, हाईली क्वालिफाई कंप्यूटर जो है हमारा वो होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि अ सुपर कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विद अ हाई लेवल परफॉर्मेंस ऑफ, देखिए लिखा भी है यहाँ पर कि हाई लेवल परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है। और द परफॉर्मेंस ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज कॉमनली मेजर्ड इन, देखिए प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ लिखा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ ए सुपर कंप्यूटर कॉमनली मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेटिंग पर सेकेंड, यानी फ्लॉप्स के अंदर। फ्लॉप्स हमारा सबसे छोटा यूनिट है। इंस्टीड ऑफ MIPS, पहले हम लोग मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड का इस्तेमाल करते थे। इतना डीप डिस्कशन आपको YouTube के ऊपर या ऐप के ऊपर बहुत कम लोग होते हैं जो देते हैं। यहाँ लोग आकर के और छोटा छोटा क्वेश्चन एक एक लाइन का निकाल दे रहे हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से डिस्कशन करके पढ़ना है। और ये जो 65% आरक्षण वाली बात जो आई हुई है, हम लास्ट में इसके बारे में चर्चा करेंगे और एक अलग से वीडियो भी बना देंगे इसके बारे में कि ये क्या मैटर है भाई 65% वाली। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो जान लीजिएगा। तो हमारी 10 to the power 70 फ्लॉप्स और 100 क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स के बराबर होता है। फिर उसके बाद पेटा फ्लॉप्स होता है, ढेर सारे गीगा फ्लॉप्स होते हैं, टेरा फ्लॉप्स होते हैं। ये सारे फ्लॉप्स के एकदम यूनिट बाय यूनिट आपको बढ़ते गए हैं, बट हमें ये याद रखना है कि हमारा एक फ्लॉप्स होता है MM, जिससे हम लोग परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। हमारा नेक्स्ट हो गया 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी अगर कि कोई डेटा जो है, कोई डेटा उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है, जिसको तुरंत पढ़ने लायक बना रहा है, तुरंत उसको रन करने लायक बना रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो हमारा प्रोसेसर होता है। जो कि कहीं सेव है वो डेटा हो गया, जो मूवेबल है यानी को कभी भी निकल सकता है वो इंफॉर्मेशन हो गया, तो वो हमारा प्रोसेसर ही वो काम कर रहा होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। अब इसमें हमारा बड़ा कौन है, छोटा कौन है, देख लीजिए। कह रहा है कि द फॉलोइंग इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज TE, यानी TE नहीं होगा यहाँ पर, ये भी हो जाएगा TF फ्लॉप्स, MF फ्लॉप और GF फ्लॉप। यहाँ पर हमारा अब सबसे छोटा जो होता है वो MF होता है, उसके बाद जो होता है वो गीगा होता है, और तीसरा बाद जो होता है वो टेरा होता है। आगे देख लीजिए MF, GF और TF, ये तीनों हो गया। इनके बारे में मैंने फुल फॉर्म भी लिख करके लाया है। आंसर हमारा ये होगा, फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि TF फ्लॉप्स यानी टेरा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड
MF मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, और जीगा हो गया जीगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये हमारा परफॉर्मेंस मेजर करने वाली एक यूनिट होती है, और इसकी असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है, मतलब कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ऐसे ऐसे करके पूरा बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर्स ऑपरेशंस इज मेजर्ड इन फॉलोइंग, यानी जब कंप्यूटर हमारा कोई ऑपरेशन चलाता है, ऑपरेशंस का मतलब हो गया कि कोई एक टारगेट देते हैं उसको कि भाई ये करके दो, उसको किस में मेजर करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा मेगा हर्ट्ज के अंदर में होता है। मेगा हर्ट्ज हमारा सबसे छोटा यूनिट होता है जहाँ पर उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, MSJ। लिखा है कि MSJ यानी मेगा हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट मेजर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जितने भी स्पीड होते हैं वो मेगा हर्ट्ज में ही इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर इंक्लूडिंग कंप्यूटर इट प्रेजेंट 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में, एक सेकेंड के अंदर में कितना साइकिल प्रोसेस कर सकता है, यही मेजरमेंट करना हमारा मेगा हर्ट्ज का काम होता है। तो वो हमारा CPU में एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है जो रैम के ऊपर में लगाई जाती है, वो आपको आगे इस क्वेश्चन में दिया भी है। तो हमारा स्पीड जो है, अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है तो उसका स्पीड किस में मेजर होता है, मेगा हर्ट्ज में। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डेफिनेटली हमारा मेगा हर्ट्ज में ही होता है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जैसे आप रैम देखें, रैम के अंदर में रैम कई प्रकार का होता है, आपको दिखाते हैं। DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 भी आ गया है, बट अपने इंडिया में मिलना अभी बहुत मुश्किल है वो चीज़, थोड़ा इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत देर से पहुंचता है। तो DDR4 तक हमारे पास टेक्नोलॉजी है। वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में वो कितना साइकिल को प्रोसेस कर सकता है। वैसे सारे रैम की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन अगर आप 4 लेते हैं DDR4, तो उसकी एक सेकंड के अंदर 1 मिलियन साइकिल्स को कंप्लीट कर सकता है, इतना उसके अंदर में पावर होता है। आसान क्वेश्चन था। अगला हो गया मेरा, वहीं लिखा हुआ है कि द स्पीड विच इज अ माइक्रो प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड क्लॉक फ्रीक्वेंसी। जो हमारा इंस्ट्रक्शंस ये फॉलो करता है उसको क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बेसिकली क्लॉक स्पीड इज द नंबर ऑफ साइकिल दैट द प्रोसेसर एग्जीक्यूट पर सेकेंड, उसको हम लोग मेजर करते हैं मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में, बट छोटा यूनिट हमारा मेगा होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 1 मेगा मिलियन यानी 1 मिलियन साइकिल को पर सेकेंड क्लियर करता है, और अगर गीगा हर्ट्ज की बात करें तो 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड का बात करता है। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था। देखिए इतना डिस्कशन आपके लिए बहुत है कंप्यूटर के लिए, आप इसमें 15 में 15 क्या अगर ऊपर भी आ जाए तो आप ला सकते हैं। इतना अच्छा डिस्कशन कोई जल्दी देगा नहीं। हमारा 9 नंबर में कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ प्रोसेसर इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस इन मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। एक ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो गया आ रहा है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया आ रहा है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड दैट परफॉर्म बाय अ प्रोसेसर इज डिटरमाइंड इन, यानी इसके फ्रीक्वेंसी को मेजर जो मेगा हर्ट्ज में किया जाता है उसको क्या कहते हैं। और ये जो ऑपरेशन करता है अपने फ्रीक्वेंसी को, तो उसको जो हम लोग मेगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड। एक ही क्वेश्चन आया 3 बार मिला करके, सेम क्वेश्चन आपको भाषा बदल के दे सकता है, और यदि आप ऊपर पढ़ के जा रहे हैं तो सेम चीज में आप उलझ सकते हैं। इसलिए सावधान, एक ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है, ताकि जब वो दूसरा तरीका से पूछे तो आप उसमें अच्छे से जवाब दे पाए। मेरा हो गया क्लॉक स्पीड, इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका है, अब हमको नो नीड टू मोर डिस्कशन अबाउट इट। व्हाट डज MIPS मीन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। MIPS का मतलब क्या होता है, मैंने याद करिए अभी सुपर कंप्यूटर पढ़ाते समय मैंने बताया था मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मैंने जब ये सुपर कंप्यूटर आपको बताया था उसी में दिखाया था कि MIPS में
MIPS में 2017 के पहले रिकॉर्ड होता था सुपर कंप्यूटर का स्पीड, बट अब किसका उपयोग होता है? फ्लॉप्स का, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। कब से? 2007 के बाद से। मेरा बड़ा कौन हुआ? सबसे छोटा हुआ MF, उसके बाद GF, उसके बाद TF। ये इस तरीके से हमारा सीक्वेंस में आता है। तो इन सब सवालों को ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देख रहे हैं ना, पढ़ाया हुआ चीज मिल रहा है दोबारा, इसलिए लगातार पढ़ना जरूरी है। यह कह रहा है कि व्हाट कैन CPU स्पीड इज मेजर्ड, तो वो तो आंसर ही दे दिया है। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, आ गया मेगाहर्ट्ज। कह रहा है कि अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, वो हमारा प्रोसेसर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल, एक ही वो क्वेश्चन रिपीट कर गया है। 13 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर गया है। इसके बाद हमारा 14 नंबर कह रहा है कि अरेंज ऑफ डेटा इन प्रेस्क्राइब ऑर्डर इज कॉल्ड। जब डेटा को अरेंज किया जाता है उस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? आप खुद सोचिए। जब डेटा को अरेंज करते हैं तो उसको प्रोसेसिंग तो बोलते नहीं होंगे, डेफिनेटली सॉर्टिंग ही बोलते हैं। कोडिंग तो बोलेंगे नहीं, क्लासिफाइंग तो बोलेंगे नहीं, तो हमारा सॉर्टिंग हो जाएगा। ये आंसर आसान तो था, आपको 1 नंबर ऐसे ही दे दिया। अगला हमारा क्वेश्चन हो गया, कह रहा है कि द प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर्ड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट। द प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर्ड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट। प्रोग्राम काउंट PC रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। अब आप अगर इस क्वेश्चन को PC रजिस्टर्ड के बारे में जानेंगे तो आपको हैरानी होगा जान करके। पहले इसके बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जैसे अगर कोई कोडिंग क्षेत्र से अगर आप में से कोई बिलोंग करता होगा तो प्रोग्राम काउंटर जो है एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम होता है जो आगे आने वाले इंस्ट्रक्शंस को याद रखता है, फेच करता है। जैसे मान लीजिए कि हम व्हाट्सएप खोलना चाहते हैं या कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो अगर उसको वो एक हमें बटन बना के दिया रहता है, उस बटन पर हम जैसे क्लिक करते हैं मेरा यूट्यूब खुल जाता है, मेरा वीडियो खुल जाता है, मेरा ऑडियो खुल जाता है। वो सारा कुछ जो है वो मैनेज कौन करता है? तो वो हमारा प्रोग्राम काउंटर, यानी आगे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना जो है मेरा ये प्रोग्राम काउंटर का काम होता है, जो कि CPU का एक पार्ट होता है। बाकी सब तो स्टोरेज है। दिस इज द माई प्रोसेसर जो प्रोग्राम काउंटर के साथ मिलके काम करता है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, लिखा है कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्ड CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक अनिवार्य भाग है जो उस अगले निर्देश के पते को ट्रैक करता है जो प्रोग्राम में निष्पादित किया जाना है। जैसे निर्देश लाए और निष्पादित किए जाएं, PC को अपडेट किया जाए ताकि ये अगले निर्देश को इंगित कर सके। इस तरीके का जितना भी काम होता है वो हमारा प्रोग्राम काउंटर करता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CPU को उसी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को क्या माना जाता है? एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। कैसे? कह रहा है कि चेंजिंग द CPU ऑफ इट्स प्रोसेस रिक्वायर्ड हैविंग the state of current process and restoring the state of different process। यानी कह रहा है कि जो आप इसमें अंदर प्रोग्राम खोले हुए हैं वो वर्तमान में खुला हुआ है और आप एक और प्रोग्राम खोलना, एक और कोई एप्लीकेशन खोलना चाहते हैं और दोनों में अगर आपको स्विच करना है, कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो उस चेंज वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंपल बात है, कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पार्ट ऑफ CPU दैट कंटेन द सर्किटरी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट और एग्जीक्यूट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर यूजेज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू डायरेक्ट द सिस्टम बाय व्हाट नेम इज नोन एज। यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देता है वो कौन देता है? जैसे हम कोई मान लीजिए कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं या प्रोग्राम मेरा कंप्लीट होने वाला है या नहीं हुआ है, तो एक ग्रीन कलर की लाइन चलते रहती है कि कितना भरा है, कितना नहीं भरा है, कितना भरने वाला है।
इन सभी के बारे में जो हमारा इंस्ट्रक्शंस देता है वो कौन सा देता है, वो हमारा एलयू देता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट देता है। 18 नंबर में कह रहा है कि प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर्ड, ये तो वही सवाल हो गया। और कह रहा है कि किसका हिस्सा है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, ये क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था, वो देखिए रिपीट कर गया क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसा जो रिपीट करने वाले हो, इसका आंसर दिख गया बट हम हटा देते हैं। कह रहा है कि द 4 टास्क परफॉर्म बाय द सीपीयू आर टू प्रोवाइड एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट रिजल्ट रेस्पेक्टिवली। यानी सीपीयू को हम 4 टास्क दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको हमें एफिशिएंट करके दो, ट्रांसफॉर्मेशन दो, प्रोडक्टिव दो, प्रोडक्शन करके दो, रेस्पेक्ट। तो वो हमारा क्लैरिफिकेशन होता है, वो हमारा स्पष्ट करना हो रहा है कि हमको उसको क्या देना है, उस प्रोसेस को हम लोग क्लैरिफाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका होता है विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर एनेबल टू वर्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे बिना मानव के हस्तक्षेप के कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो इसकी ऑटोमेशन, इसमें जितना ज़्यादा ऑटोमेशन रहेगा उतना ज़्यादा ही काम कर पाएगा। ऑटोमेशन ही हमारा सब कुछ करके देता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन एंड आवर आंसर विल बी सी। तो 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शीट समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो हमारे ऐप में जाइए, वहाँ यूट्यूब प्रैक्टिस में जाइए, वहाँ एक शीट का पीडीएफ डाला हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हमें बताइए कि अगर हमारे में कुछ और कमियां हैं तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शीट में। हाँ, लास्ट में हमने वादा किया था वो 65% वाले के बारे में बताने के लिए। तो 65% में एक्चुअली ज्यादा लोचा है नहीं। वो हुआ ये है कि जब सरकार पलटी थी ना नीतीश कुमार की और लालू यादव की, तो उसमें आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बात हुआ था कि जातीय जनगणना कराएंगे और अब कह रहे हैं कि 65% आरक्षण दे देंगे नीचे वाले लोगों को। तो 19 तारीख को इसका मामला अभी सुलझने वाला है। देखिए, अगर सुलझ गया तो एग्जाम जल्दी हो जाएगा और अगर नहीं सुलझा तो एग्जाम थोड़ा दिन के बाद जाएगा। बट कुल मिला के टेंशन वाली बात ये है नहीं और उम्मीद है कि ये 29 तारीख को ये मामला सुलझ जाएगा और यही तो उम्मीद है। देखिए आगे क्या होता है, जैसे होता आगे शीट में बताते हैं आपको, बट टेंशन ज़्यादा लेना नहीं है। इसकी पूरी कहानी का एक हम वीडियो अलग से बना देंगे, आप पूरा समझ लीजिएगा कि कब कोर्ट केस में गया, कब क्या हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शीट में। अगर कोई फीडबैक हो तो वो हमें ज़रूर दीजिए और यहाँ तक आपने देखा है तो दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी हमारी वीडियो को प्रेम देते रहिए, हम भी आपके लिए रात दिन मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद।